जिंदगी जला दी हमने जैसे जलानी थी, जिंदगी जला दी हमने जैसे जलानी थी। अब धुएं पर तमाशा कैसा और राख पर बहस कैसी। नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी पर हम पहाड़ी देख रहे हैं आप। मैं हूं राजेश शर्मा। मैं जीवन ऋषि। शुरुआत इससे पहले कि आज के कार्यक्रम की करें जीवन जी, दर्शकों को बता दें कि किन किन मुद्दों पे चर्चा इस कार्यक्रम में हम करने जा रहे हैं। बात होगी डर गया हिमाचल, किस चीज से डरा, चर्चा इस पे करेंगे। चर्चा होगी क्रशर का खेल, चुनावों में क्रशर बहुत छाया हुआ जीवन जी, कहां और कैसा ये खेल है, चर्चा इस पर करेंगे। किसने ये कहा, चर्चा इस पर होगी। धूमल के खिलाफ साजिश, ये कौन सी साजिश है, किसने रची, क्या था, ये किसने कहा, चर्चा इस पर करेंगे जीवन जी। लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़ें, बागियों का खेल खत्म, शुरुआत यहीं से करते हैं जीवन जी। और इससे पहले कि इस प्रश्न पे मैं आऊं, मुख्यमंत्री से शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। जी, मुख्यमंत्री सुक्खू राहुल गांधी के लिए प्रचार किया यूपी, उससे अब वापिस मुख्यमंत्री लौट आए हैं पिछले कल, और अब ताबड़तोड़ प्रचार पर मुख्यमंत्री निकल गए हैं। आज अगर देखें तो प्रचार के लिए मोर्चा मुख्यमंत्री ने संभाला, और किस तरह से निशाना साधा विरोधियों पर मुख्यमंत्री ने आज हमीरपुर में जीवन जी। जी, बिल्कुल। रायबरेली दौरे के बाद आज दूसरा दिन था मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का हिमाचल में, और आज वो सुजानपुर में उन्होंने जनसभा की है। और पलही नामक स्थान पर उन्होंने एक बड़ी सभा की, जिसमें उन्होंने भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राणा को खूब कोसा और उन पर तीखे जुबानी हमले किए। उन्होंने राजेंद्र राणा के बारे में कहा कि वो राजेंद्र राणा ने विधायक रहते कभी भी सुजानपुर का मसला उनके पास नहीं रखा। राजेंद्र राणा हमेशा उनके पास क्रशर और टेंडर की मंजूरी के लिए ही मुलाकात करते रहे जी, और कोई भी जनता से जुड़ा मसला नहीं उठाया। उन्होंने आगे जोड़ा कि राजेंद्र राणा सुजानपुर और सिरमौर में क्रशर की मंजूरी की मांग को लेकर उनके पास आते रहे। दूसरी चीज़ और कही कि आपदा में जब डिजास्टर आया, बरसात में बहुत नुकसान हुआ, तो कई लोगों के घर तबाह हो गए, तो भाजपा प्रत्याशी ने कभी इसको लेकर उनसे, सीएम से कभी बात ही नहीं की। और हमीरपुर का होने के नाते उन्होंने जरूर लोगों से मुलाकात की, लेकिन राजेंद्र राणा ने कभी भी जनता का मसला नहीं उठाया। और राजेंद्र राणा की जो संस्था है, उस संस्था के बहाने उन्होंने लूट का काम किया है। इस तरह के बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। लास्ट में उन्होंने एक चीज़ और जोड़ी है कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को ऐन मौके पर सुजानपुर के विधानसभा के चुनावी मैदान में उतारा गया था और साजिश के तहत उन्हें हराया गया था। तो ये इस तरह की उन्होंने बातें कही और जनता से अपील की है कि एक बार आपसे पहले गलती हो गई है, सुजानपुर के लोगों से गलती हुई है, लेकिन इस बार ये गलती नहीं दोहराएं। और एक चीज़ उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के बारे में वो जरूर टिप्पणी करते हैं। तो आज उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बारे में कहा कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कभी भी हमीरपुर जिला की सुध नहीं की, सुध नहीं ली, और 5 साल तक उन्होंने हमीरपुर की अनदेखी की है। मुख्यमंत्री की अगर इन आरोपों की बात करें तो पहले वह चैतन्य शर्मा, देवेंद्र भुट्टो, के.एल. ठाकुर, इंद्रदत्त लखनपाल, आशीष शर्मा के बारे में इस तरह के आरोप पहले भी लगा चुके हैं। तो अब मुख्यमंत्री क्योंकि चुनावी वेला है, तो इसमें जब ये आरोप लगा रहे हैं तो उसमें कई तरह की इस पर भी चर्चाएं शुरू हो रही हैं। बिल्कुल, कई तरह की चर्चाएं इस पर शुरू हो रही हैं जीवन जी। चर्चा एक और है क्रशर। बहुत सारे विधानसभा क्षेत्रों में देखें तो क्रशर गूंज रहे हैं जीवन जी, खासतौर पे उन क्षेत्रों में जहां पे उपचुनाव हो रहे हैं। ये जरा क्रशर को लेकर किस तरह की बयानबाजी हुई अब तक और किन के खिलाफ हुई है जी? जी, क्रशर की अगर बात करें तो इन्होंने चैतन्य शर्मा के बारे में भी इस तरह से कहा है, और दूसरे जो देवेंद्र भुट्टो हैं वहाँ भी उन्होंने खनन का एक इशू उठाया है। आशीष शर्मा के बारे में मुख्यमंत्री ने इस तरह की बातें की है। तो क्रशर को लेकर मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष की ओर से भी कहा जा रहा है। तो क्रशर पर चर्चा जरूर हो रही है, क्रशर पर कैसे काम होता है, इस तरह से ऐसी चर्चाएं इन दिनों जरूर छिड़ी हैं। हाल ही में इंदौरा के क्रशर की भी मुद्दा उठा था कि किस तरह से इंदौरा में क्रशर चल रहा है, लेकिन उसके बिल वगैरह कहीं दूसरी जगह बनते हैं। वो ऐसी खबरें थी। बिल्कुल, इस तरह की खबरें थी। जरा बीजेपी की तरफ रुख करते हैं जीवन जी। बागी जी,
बगावत हुई थी पार्टी में 2 विधानसभा की सीटों पर, जब कांग्रेस के जिस तरह से लोग बीजेपी में आए और बीजेपी ने टिकट उनको दिया उपचुनाव का। बात अगर करें तो लाहौल स्पीति रामलाल मार्कंडे स्क्रीन पे दिखा रहे हैं हम, बगावत उन्होंने कर दी, और साथ ही साथ धर्मशाला से राकेश चौधरी बागी हो गए, नामांकन दर्ज कर दिया, बीजेपी जुट गई, आलाकमान का निर्देश आया कि दोनों को बनाया जाए, नहीं माने, नामांकन वापिस जब दोनों ने नहीं लिया, कार्रवाई आज भारतीय जनता पार्टी ने की है और दोनों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जीवन जी। पर अब क्या पार्टी से निकालने के बाद क्या बीजेपी इन दोनों सीटों पर खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है जीवन जी, या भारतीय जनता पार्टी को भीतर घात का डर इन सीटों पर अभी भी है? और दूसरी तरफ अगर कांग्रेस को हम देखते हैं तो कांग्रेस तो कुनवा सहेजने में, समेटने में जुटी हुई है। जी बिल्कुल, आपका बड़ा सही सवाल है। भाजपा जो भी कार्रवाई अब बागियों पर कर सकती थी वो उन्होंने कर दी, और इनको क्योंकि आज नामांकन वापसी का अंतिम दिन था तो पूरी कोशिशें इन दोनों नेताओं को मनाने की हुई, लेकिन वो नाकाम रही, तो इन्हें अब 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल की ओर से इस बारे में एक लेटर भी जारी हो चुका है, और ये दोनों ही नेता पिछले चुनावों में भाजपा की ओर से लड़े थे, तो इनका एक अपना वोट बैंक जरूर है दोनों नेताओं का। डॉक्टर रामलाल मार्कंडे का लाहौल में देखा जाए तो एक बड़ा प्रोफाइल रहा है, जनता से जुड़े रहे हैं, पिछली बार वो भाजपा से लड़े थे, तो भाजपा की एक चिंता वहाँ बिल्कुल वाजिब है कि इतना बड़ा नेता वहाँ आज़ाद कैंडिडेट के तौर पर लड़ रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं पार्टी को डैमेज होगा। दूसरी तरफ धर्मशाला की बात करें तो पिछले चुनाव में राकेश चौधरी वहाँ से भाजपा के प्रत्याशी थे, लेकिन वो ऐन मौके पर भाजपा में शामिल हुए थे, तो लेकिन फिर भी जो भाजपा के नेता हैं उन्होंने राकेश चौधरी को मनाने की पूरी कोशिशें की, लेकिन वो कोशिशें नाकाम हुई। पिछले कल भी हमारे दिव्य हिमाचल टीवी पर इंटरव्यू में राकेश चौधरी ने पहले ही कह दिया था कि वो नामांकन किसी सूरत वापस नहीं लेंगे। तो अब जो हालात बने हैं, तो पहले राहुल की बात करें तो वहाँ बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। रवि ठाकुर भाजपा से हैं, आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर डॉक्टर रामलाल मार्कंडे हैं, और कांग्रेस की ओर से अनुराधा राणा है वहाँ प्रत्याशी, तो त्रिकोणीय मुकाबला है, और भाजपा और कांग्रेस के लिए सिरधड़ की बाजी है। और डॉक्टर रामलाल मार्कंडा के जो तेवर देखें तो वो भी से बहुत ही उन्होंने इसके अपने वजूद का सवाल बना लिया है। और दूसरी ओर धर्मशाला की बात करें तो यहाँ भाजपा की ओर से अब सुधीर शर्मा है, कांग्रेस की ओर से देवेंद्र जग्गी हैं, और राकेश चौधरी, क्योंकि पिछली बार भाजपा के बैनर तले वो 23,000 वोट ले चुके हैं, तो मुकाबला यहाँ भी त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। और दोनों ही त्रिकोणीय मुकाबलों में ये सीटें अब फंसती हुई नजर आ रही हैं, तो उसमें लेकिन भाजपा की जो कर सकती थी वो भाजपा ने वो एक्शन लिया और निष्कासन कर दिया। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस को भी इन दोनों ही सीटों पर सेकंड लाइन आपके जो नेता हैं उन्हें आगे लाया गया है। तो थोड़े से समय में इतने, अगर धर्मशाला की बात करें तो 91 बूथ हैं, नगर निगम के 17 वार्ड हैं, या ग्रामीण एरिया अलग से है, तो वहाँ दोनों ही दलों के नेताओं को हर बूथ तक पहुँचना, या एवरेज 85,000 से ज़्यादा वोटर हैं वहाँ तक पहुँच बनाना, या लोगों तक अपनी बात रखना एक बड़ी चुनौती जैसा दिख रहा है। तो एक तरह से बिल्कुल ये 2020 के समझ लो लीजिए कि ये लास्ट ओवर है, जो 3-4 ओवर रहते हैं, तो उसमें अब एक तरह का पावर प्ले है दोनों दलों में और निर्दलियों के बीच में। तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। बिल्कुल, ऊंट किस करवट बैठता है। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस में 49 लोगों की घर वापसी हुई है, जिनमें अगर देखें तो गंगूराम मुसाफिर, पूर्व विधायक, पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष, पूर्व अगर बात करें तो मंत्री, और पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, बड़े प्रोफाइल के लीडर रहे हैं। 2022 में निर्दलीय चुनाव लड़ा था, उसके बाद पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। लेकिन पिछले दिनों क्योंकि वापसी उनकी हो रही थी, उसके बाद आला कमान ने कांग्रेस के कुछ उसमें अड़चने लगाई। लेकिन अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में सेंधमारी कर रही थी, कांग्रेस के जो रूठे हुए थे या कांग्रेस से निष्कासित थे उनको बना के बीजेपी ज्वाइन करवा रही थी, खासतौर पे ठियोग से जब देखिए सुभाष मंगलेट को बीजेपी में ज्वाइन करवाया गया, उसके बाद से कांग्रेस संभली। कांग्रेस ने जो 6 साल के लिए निष्कासित किए थे वो सभी के सब उनका निष्कासन रद्द कर दिया और उनको वापस पार्टी में ले लिया। बीजेपी की 2 सीटों का जिक्र आपने किया जीवन जी।
समीकरण बताए, आंकड़े बताए, भीतरघात का डर तो भाजपा का खत्म हुआ नहीं अभी तक, लेकिन सबक पार्टी ने एक सिखा दिया है कि जो पार्टी की गाइडलाइन के खिलाफ जाएगा, पार्टी के संविधान के खिलाफ जाएगा, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यहां यह भी उठ रहा है कि क्या नेताओं के लिए कुर्सी बड़ी है या पार्टी बड़ी है, जिसका जवाब अभी देना होगा सभी को। आपने जिक्र किया 2020 का और पावर प्ले के आखिरी ओवरों का कि 2020 का मैच है, आखिरी ओवर चल रहे हैं। आखिरी ओवरों को देखें तो वोटिंग के लिए 13 या 14 दिन का वक्त बचा जीवन जी। अब कल से देखें तो हिमाचल असली मायनों में तपना शुरू हो जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 जगह ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे जीवन जी, उसका खाका पूरी तरह से तैयार हो गया। और बाकी अगर नेताओं की बात करें तो किन किन नेताओं की रैलियां प्रस्तावित हैं, क्योंकि असली चुनाव हिमाचल में अब शुरू हुआ प्रचार जी। बिल्कुल सही बात है, असली चुनाव अब शुरू हुआ है। और अब जब नामांकन हुए थे, चाहे लोकसभा की 4 सीटों पर हुए थे या उपचुनाव की सीटों पर हुए थे, तो भाजपा की ओर से कहा गया था कि वो एक सांकेतिक भीड़ भाजपा की ओर से जुटाई गई है, एक तरह की माइंड गेम भी है भाजपा की ओर से। और भाजपा ने ये कहा था कि जब भी बड़े नेता आएंगे तो वो पहले की तरह भारी भीड़ जुटाएंगे। तो इस बार कल से जेपी नड्डा की 3 बड़ी रैलियां हैं, इसमें कांगड़ा में है और उसके बाद शिमला संसदीय क्षेत्र में 2 वहाँ बड़ी रैलियां हैं। और तो इसमें 15,000 तक भीड़ जुटाने का भाजपा ने एक टारगेट सेट किया है, ऐसा भाजपा नेताओं की ओर से कहा गया है। तो ये एक बड़ी जनसभाएं भाजपा करने की प्रयास करेगी। पहली जनसभा जो है वो कांगड़ा जिला के रैहन में होगी, बॉर्डर एरिया पे है, और दूसरे चंबा में होगी। तीसरी जो रैली है जेपी नड्डा की वो सोलन जिला के कुनिहार में होगी। तो उसमें भाजपा की ओर से एक ताकत दिखाई जाएगी और शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। तो ये तो कल का अपडेट है। उसके बाद परसों अमित शाह की रैलियां हैं, वो चुनावी माहौल गरमाएंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल में रैली कर सकते हैं, और अभी हालांकि वो शेड्यूल फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन भाजपा की ओर से 23 से 26 मई तक एक समय मांगा है। अभी ये इसका शेड्यूल फाइनल होना है। और कांग्रेस की अगर बात करें तो इसमें सोनिया गांधी हिमाचल आ सकती हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल हैं, राजीव शुक्ला हैं, मुकुल वासनिक हैं, वो आए भी हैं, और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू स्टार प्रचारक है ही। इसके अलावा जो हिमाचल को अच्छे से समझते हैं, जो पिछले चुनावों में भी काम कर चुके हैं, 3 ऐसे नेता हैं। इसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं जो हिमाचल को समझते हैं और लोकल इशू को भी समझते हैं, और राज बब्बर हैं, वो भी हिमाचल कई बार आ चुके हैं। अलका लांबा ने पिछले चुनावों में बड़ा बढ़ चढ़कर भाग लिया था। तो ये नेता भी कांग्रेस की ओर से माहौल बनाने आ रहे हैं। तो अगले जो 13 दिन है बड़े दोनों ही दलों के लिए बड़े क्रूशियल रहने वाले हैं। हर वोटर पर फोकस करने की दोनों ही दल कोशिश करेंगे, और एक वोटर्स को रिझाने के लिए जो भी बन पड़ेगा वो किया जाएगा, क्योंकि पूरे अंतिम चरण में हिमाचल में चुनाव है। तो पूरे देश के नेता हिमाचल पहुंचेंगे, और एक अभी बहुत ही वोटर जो है हिमाचल का बहुत ही व्यस्त रहने वाला है। उसके सामने कई सारी चीज़ें दोनों ही दलों के बड़े नेताओं की ओर से रखी जाएंगी, और फिर फाइनल जजमेंट के लिए वोटर को तैयार किया जाएगा। तो अगले 13 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। 13 दिन महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। नामांकन वापसी का आखिरी दिन था आज, और असली गेम हुई है शुरू अब, जैसा जीवन ऋषि जी आपने बताया। यानी कि प्रचार प्रसार दोनों अगर देखें तो धार पकड़ने वाला है इन 13 दिनों के लिए। 1 जून को वोटिंग होगी, 4 जून को नतीजे आएंगे, और 1 जून को वोटिंग होगी तो 30 मई को हिमाचल प्रदेश में प्रचार पूरी तरह से, रैलियों, जनसभाओं, नुक्कड़ सभाओं पे पूरी तरह से रोक लग जाएगी। तो चुनाव को लेकर देखें तो सही मायने में 12 या 13 दिन की गेम अब राजनेताओं के हाथ में है। जनता को अपना समर्थन मांगने के लिए, अपने समर्थन के मांगने के लिए, कन्विंस करने के लिए सिर्फ 13 दिन का वक्त है जीवन जी। जैसा आपने बताया, तपेगा पहाड़ सही मायनों में अब 2020 है, चुनावी दौर है जीवन जी। और इसमें देखें तो बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ हमलावर बहुत हो रहे हैं। खासतौर पे अगर मंडी को देखें तो जिस तरह की जुबानी जंग वहां पे चली है, इसी के अलावा बीजेपी अपने पक्ष रख रही है, कांग्रेस अपने तर्क दे रही है, कभी आपदा को लेकर बयानबाजी हो रही है, तो कभी केंद्र के पैसे के बंदरबाट को लेकर यहाँ पे जो है वो चर्चाओं का दौर जारी है। आज देखें तो प्रचार के लिए किन किन नेताओं ने क्या क्या बयानबाजी किस तरह से सामने आई जीवन जी? जी, सबसे पहले मैं हमीरपुर सीट से
भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर के नए बयान की तरफ आना चाहूँगा। अनुराग ठाकुर पिछले लंबे समय से नेशनल इशू पे जरूर बोलते रहे हैं, लेकिन हिमाचल के मुद्दों पर वो अमूमन नेशनल इशू के मुकाबले कम बोलते हैं। तो आज इन्होंने हिमाचल के इशू को टच करने की कोशिश की है। वो मंडी जिला के धर्मपुर में थे, ये हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में ये एरिया आता है। तो उन्होंने वहाँ कहा है कि अगर हिमाचल के हमीरपुर में अभी रेल नहीं पहुँच पाई है, कुछ जगहों पे रेल नहीं पहुँच पाई है, तो उसके लिए हिमाचल की सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने अपना शेयर जमा नहीं करवाया है। तो उन्होंने इस तरह का एक गंभीर आरोप हिमाचल की कांग्रेस पर लगाया है। और दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही है कि आपदा के समय केंद्र सरकार ने हिमाचल की कांग्रेस सरकार को भरपूर मदद की है, लेकिन हिमाचल सरकार ने उस सारे पैसे की बेकदरी की है। 28,000 करोड़ रुपए का कर्ज आखिर हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने उसका किया क्या? तो ये उन्होंने सवाल पूछा है। अभी कांग्रेस की ओर से इस बारे में जवाब आना बाकी है। जैसे ही जवाब आएगा उसको दिव्य हिमाचल टीवी पर उसको बता दिया जाएगा। कांगड़ा की सीट से भाजपा प्रत्याशी राजीव भारद्वाज ने कहा है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय बहुत बड़ा मुद्दा है और इसके 30 करोड़ हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने जमा क्यों नहीं करवाए, जनता इसका हिसाब पूछेगी। और ये जो बड़ा बयान दिया है वो उन्होंने दिव्य हिमाचल टीवी पर एक इंटरव्यू में दिया है। और साथ ही उन्होंने अनंत शर्मा को अपना बड़ा भाई बताया है, कांग्रेस प्रत्याशी हैं, और ये भी कहा है कि वो उनसे 12 साल बड़े हैं। और वो उन्होंने एक अपील भी की है कि कैंपेन की जो मर्यादा होती है वो दोनों ही दल बनाए रखें। और शिमला सीट से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने अपने प्रचार के दौरान एक बात कही है कि प्रभु श्री राम का निरादर करने वाले कितने सच्चे होंगे। उनका इशारा कांग्रेस की ओर था, क्योंकि कांग्रेस लगातार उन पर आरोप लगा रही है कि उन्होंने सांसद निधि की बेकदरी की है और उसका सही आवंटन नहीं किया है। साथ ही वो अपने लोकसभा क्षेत्र से लंबे समय तक गायब रहे हैं। तो अब किस मुंह से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप वोट मांग रहे हैं? तो एक तरह से उन्होंने उस तरह का जवाब दिया है, उसमें श्री राम का जिक्र करते हुए उन्होंने खुद को सच्चा बताया है। तो ये बड़ा बयान था। एक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल की ओर का से भी एक बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडी गठबंधन 4 जून को धराशायी हो जाएगा कांग्रेस, और इसमें जो कांग्रेस है बुरी तरह से पिटने वाली है। धर्मशाला से उपचुनाव से भाजपा प्रत्याशी ने कहा है कि मुख्यमंत्री दाढ़ी आकर कहते हैं कि वो कांग्रेस कैंडिडेट को ना देखें, वो समझे, जनता समझे कि मुख्यमंत्री ही यहाँ से कैंडिडेट हैं। तो श्री शर्मा ने कहा है कि इस सारे ही प्रकरण के लिए, इस उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री ही जिम्मेदार हैं। तो इस तरह के कई सारे बयान हैं। एक विक्रमादित्य का पोस्टर है जो उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट किया है, काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो उसमें आज उन्होंने पोस्टर के जरिए अपना विजन दिखाया है और अपने भविष्य की योजनाएं उस पोस्टर के जरिए फेसबुक पर दर्शाई गई है। जी बिल्कुल, आपने पूरी चुनाव की तस्वीर हमारे सामने रख दी, दर्शकों के सामने रख दी कि किस नेता, कौन नेता कहाँ था, क्या उसने कहा। और इस सारे घटनाक्रम को देखें तो बयानबाजी के जरिए एक दूसरे पे दबाव बनाने का मौका कोई भी पॉलिटिशियन छोड़ना नहीं चाहता है। जीवन जी, डर गया हिमाचल। एक तरफ तो हम तैयारी कर रहे हैं जीवन जी, या तैयार हो गए हैं कह लीजिए सैलानियों के स्वागत के लिए, क्योंकि हिमाचल पूरी तरह से पैक है। हमारे होटल, रेस्टोरेंट या होम स्टे की जहां तक बात है पूरी तरह से पैक है। बाहरी प्रदेशों के सैलानी हिमाचल पहुंच रहे हैं, क्योंकि बाहर देखें तो हीट वेव चल रही है, लू जैसी हालत देश भर में है। उससे राहत पाने के लिए हिमाचल आ रहे हैं सैलानी, तैयारी हमारी उस तरफ है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो आज जिस तरह से खबरें आई, पूरा हिमाचल डर गया जीवन जी। और ये खबरें थी आग की, कहां नुकसान हुआ? जी, आज अग्निकांड की दुखद घटनाएं हुई हैं। सबसे बड़ी घटना मंडी जिला के जोगिंद्रनगर में घटी है। भराड़ू पंचायत का एक मामला है जहां गौशाला में आग लग जाती है और उसमें जो गौशाला का मालिक है उसे आग बुझाने छत पर जाता है, लेकिन वो आग की चपेट में आगे आ जाता है और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। और उनका जो बेटा था वो भी इस आग में झुलस गया है। और जो मृतक थे उनकी शिनाख्त अनिरुद्ध के नाम पे हुई है और उनके बेटे का नाम सुरेश चौधरी है जो झुलस गए हैं। तो इसमें एक बहुत ही दुखद घटना आज मंडी जिला के जोगिंद्रनगर में हुई है। दूसरी घटना सोलन जिला के जावली में हुई है। वहाँ गाही धार में दिन में 12 बजे आग लगी थी और ये विश्व धरोहर जो रेल मार्ग है वहाँ तक वो ये आग जा पहुँची और कालका से शिमला जा रही हिमालयन क्वीन को कुछ देर के लिए वहाँ
रोकना पड़ा। और इस बार फायर ब्रिगेड की ओर से लगातार कहा जाता है, समीक्षा बैठकें होती हैं कि हम लोग पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं जंगल फायर को रोकने के लिए, फायर वाचर से लेकर हर तरह के दावे किए जाते हैं। लेकिन जो तैयारियां हैं उसके बारे में अभी हमने एक जानकारी जुटाई है। ऊना जिला के गगरेट विधानसभा हल्के में वैसे तो फायर ब्रिगेड का सेंटर ही नहीं है, अंब से वहाँ गाड़ी आती है, लेकिन जो अंब से गाड़ी जाती है अब उसका जो फायर टेंडर है उसके टायर ही नहीं है। और 2 महीने पहले विभागीय अधिकारियों को चिट्ठी लिखी थी लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। तो इस तरह के मुद्दे हैं। एक तरफ तो हम लोग तैयारियों की बात करते हैं और दूसरी ओर ये जो अंब और गगरेट का मसला है, वहाँ गगरेट हल्के में तो वैसे ही फायर ब्रिगेड केंद्र नहीं है, जंगल झुलस रहे हैं, लेकिन अंब से जो गाड़ी आती है उसके टायर ही नहीं है। तो एक बहुत ही निराशाजनक बात है कि फायर ब्रिगेड उस गाड़ी को टायर ही नहीं दे पाया है और 2 महीने पहले चिट्ठी लिखी जाती है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो फायर ब्रिगेड को इस बारे में सोचना चाहिए और जो हमारा प्रशासन है या जो सरकारें हैं इस बारे में गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए। और हर साल जंगल फायर में करोड़ों रुपए की संपदा राख हो जाती है, जीव जंतुओं की दुखद मौत हो जाती है। तो उस पर हिमाचल को अब कड़े कदम उठाने का वक्त आ गया है। कड़े कदम उठाने का वक्त आ गया है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द हैं, वन विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द हैं, लेकिन अगर गाड़ी में टायर ही नहीं है तो जहां आग लगी है वहां गाड़ी पहुंचेगी कैसे, सवाल ये भी है जीवन जी। और बारिश हो नहीं रही है जीवन जी। हालत यह है कि जंगलों के जंगल जलने लगे हैं हिमाचल के, जो दुखद पहलू इस वक्त है। लेकिन जो जोगिंदरनगर में हुआ, सही मायनों में नुकसान वो बहुत ज़्यादा है जीवन जी, जिसकी भरपाई हो नहीं सकती है। 40 पार है जी पारा हिमाचल के मैक्सिमम अगर शहरों की बात करें तो। आज के लिए एक अलर्ट जारी हुआ था मौसम विभाग की तरफ से, कहा गया था कि येलो अलर्ट है, आंधी तूफान बारिश बिजली सब होगा। अभी तक तो कहीं से कोई सूचना है नहीं जीवन जी कि कहीं कुछ हुआ है। आज का दिन किस तरह से गुजरा, क्योंकि सड़कों पे हमने देखा कर्फ्यू जैसे हालात थे दोपहर को। और दूसरा, फोरकास्ट कैसा है अब आगे आने वाले दिनों के लिए, क्या कोई आसार हैं बारिश के? जी, सबसे पहले आज के दिन की बात करें तो आज प्रचंड गर्मी पड़ी है और हिमाचल में सबसे ज़्यादा गर्मी ऊना जिले में पड़ी है। यहाँ 43 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहा है और लू जैसे हालात हिमाचल के मैदानी इलाकों में हो गए हैं। 40 डिग्री को आसपास अन्य शहरों का तापमान टच कर रहा है और 16 शहर जो हैं वो 35 डिग्री के आसपास हिमाचल के पहुंच गए हैं। और लू लगने से अस्पतालों में मरीज भी बढ़ने लगे हैं और चेहरे और गर्दन को ढककर ही चलने के लिए हिदायत स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी की गई है। और हीट स्ट्रोक के लिए से बचने का भी एक आह्वान स्वास्थ्य विभाग की ओर से कहा गया है। और उसके लक्षण भी बताए हैं कि सिर में तेज़ दर्द होगी, तेज़ प्यास लगेगी, उल्टी बुखार, तेज़ सांस, चक्कर आएगा तो समझ लीजिए कि आप हीट स्ट्रोक के शिकंजे में है। तो इस तरह का हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से कहा गया है। दूसरा, वेदर फोरकास्ट की बात करें तो 17 से 20 मई तक तेज बारिश का अनुमान लगाया गया था और एक अलर्ट भी जारी हुआ था। तो उस पर अब पूर्वानुमान में एक यू टर्न मौसम विभाग ने लिया है और ये कहा गया कि अगले 7 दिन तक मौसम साफ रहेगा। तो अगर ये फोरकास्ट बिल्कुल सही साबित होता है तो अगले 7 दिन प्रचंड गर्मी पड़ेगी और आने वाले दिनों में तो उमस भरी गर्मी भी शुरू होने जा रही है। बचाव रखें, एहतियात रखें और अब क्या कहें, क्योंकि कुदरत है और कुदरत जिस तरह से इस वक्त रंग दिखा रही है पूरे देश भर की, जहां तक बात है हीट वेव चल रही है जीवन जी, लू जैसे आसार पैदा हो गए हैं। हरियाणा में स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई है, बहुत सारे राज्यों में देखें तो गर्मियों की छुट्टियां कर दी गई हैं, इसीलिए की गई हैं ताकि किसी तरह की कोई क्षति मौसम के कारण या सूरज की तपिश के कारण ना हो। एहतियात ही इसके लिए सबसे बड़ा कारण है जीवन जी। 17 मई का दिन बात इतिहास के पन्नों से कर लेते हैं। लाइव टेलीकास्ट, वो भी खेलों का, सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ आज हम बताएंगे आपको, क्योंकि आजकल हम देखें तो आईपीएल चल रहा है देश के अलग अलग शहरों में लगातार। आप देखिए हर दिन संडे को 2 मैच हो रहे हैं। बाकी दिन की बात करें तो दर्शक तो देखने के लिए पहुंच ही रहे हैं मैदान में, लेकिन करोड़ों ऐसे लोग हैं जो टीवी पर इसका मजा ले रहे हैं। टीवी पर, लैपटॉप, मोबाइल, कहाँ भी आप देखिए लाइव टेलीकास्ट उसका हो रहा है। लाइव टेलीकास्ट की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये हुई थी जी अमेरिका से। जब 1939 17 मई का दिन, जब किसी खेल की पहली बार लाइव टेलीकास्ट, लाइव वो खेल दिखाया गया था टेलीविजन के माध्यम से, और वो हुआ था अमेरिका के कोलंबिया में। छोटा सा एक आप कह लीजिए कि एक शुरुआत थी ये 2 क्लब के बीच, एक क्लब लेवल का मैच था, बेसबॉल का ये मैच था।
जिसमें 2 टीमें थी जो इसमें हिस्सा ले रही थी, और ये बेसबॉल का मैच था। तो यहाँ एक क्योंकि दर्शक तो पहुंचे स्टेडियम तक, लेकिन एक ट्रायल करना था। वो ट्रायल ये था कि क्या घर बैठे भी किसी मैच को लाइव देखा जा सकता है। इसी को लेकर ये ट्रायल था जो हुआ था आज के दिन। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग कंपनी थी ये, इसमें 4 युवा थे इस कंपनी के हेड, जिन युवाओं ने ये कंपनी शुरू की थी, और उन युवाओं का मकसद यही था कि जो लोग स्टेडियम तक नहीं पहुंच सकते हैं उनको घर बैठे मैच कैसे दिखाया जाए। तो पूरी व्यवस्था की गई, एक कैमरा इसके लिए हायर किया गया, और इसमें जो ये स्पोर्ट्स इवेंट था ये 400 से ज्यादा टेलीविजन पर लाइव इसका टेलीकास्ट, हालांकि छोटे से एरिया में उस वक्त वहां पे किया गया था। शुरुआत आज के दिन हुई थी जीवन जी, और इसके बाद जो क्रांति आई थी खेलों की दुनिया में लाइव टेलीकास्ट की, वो देखिए इसके बाद कनाडा में शुरुआत हुई, स्विट्जरलैंड में बाद में शुरुआत हुई, और अलग अलग देशों ने इसको 6-7 महीने के भीतर अपनाया, और फिर लाइव टेलीकास्ट की तरफ खेलें आगे बढ़ने लगी थी जीवन जी। ब्लड प्रेशर या वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है आज 17 मई को, और 2006 से लगातार ये मनाया जा रहा है। और क्यों मनाया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसा एक आंकड़ा आया था WHO के सामने कि ब्लड प्रेशर की वजह से या हाइपरटेंशन की वजह से, हाइपरटेंशन बीपी जब बढ़ जाता है, जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है, जो जरूरत होती है एक स्वस्थ इंसान का जो ब्लड प्रेशर मापा जाता है वो 80-120 की दर में मापा जाता है। लेकिन 2006 तक पहुंचते WHO के पास इस तरह के मामले सामने आने लगे कि उन मामलों ने WHO को भी चौंका के रख दिया जीवन जी। मामले इस तरह से थे जो आए थे उस वक्त की करीब 1 साल में 7.5 करोड़ लोगों की मौत हाइपरटेंशन की वजह से होती है। और हाइपरटेंशन के शुरुआती लक्षण दिखते नहीं है, और ये इसका कोई इस तरह से बॉडी पे ज़्यादा अगर देखें तो शुरुआती चरण में पता चलता नहीं है जो पीड़ित व्यक्ति होता है, और असर ये होता है, इसका असर ये होता है कि मौत तक हो जाते हैं, क्योंकि ब्लड वेसल्स कमज़ोर होने लगते हैं और हार्ट अटैक तक के सिम्टम इसमें सामने आते हैं और एकदम से डेथ हो जाती है। तो इसीलिए क्योंकि सिम्टम दिखते नहीं हैं तो इसीलिए इसको साइलेंट किलर की संज्ञा दी गई है हाइपरटेंशन को। तो WHO के पास ये आंकड़े सामने आए कि 1 साल में औसतन 7.5 करोड़ लोगों की दुनिया भर में हाइपरटेंशन की वजह से मौत होती है। इसीलिए लोगों को जगाने के लिए, और जब 2006 से पहले जब ये देखा गया था कि 80/120 जो एक आदर्श जो हाइपरटेंशन या आदर्श जो ब्लड प्रेशर का माप है उसकी जगह जब सैंपल लिए गए थे या जो क्वेरी जिस तरह से की गई थी उसमें औसतन एक निकली थी कि 80 की जगह 135 और 120 की जगह 185 तक औसतन ब्लड प्रेशर मापा गया था बहुत सारे लोगों का। तो यहां से अवेयरनेस जगाने की बात शुरू हुई। 2006 में कैंपेन के रूप में दुनिया भर के सामने वर्ल्ड जो है हाइपरटेंशन डे आज के दिन 17 मई को मनाया जाने लगा। मकसद यही था कि लोगों को जागरूक किया जाए कि वो समय समय पर अपना ब्लड प्रेशर चेक करते रहें ताकि किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। फिरौती के लिए अगर मैं कहूं कि किसी लाश को चुरा लिया जाए तो कैसा लगेगा? ये सही है। सही इसलिए है कि एक मशहूर हस्ती थी जी जिनकी लाश दफना दी गई थी, लेकिन 3 महीने बाद शातिरों ने वो लाश उखाड़ी और लाश खोदने के बाद वो लाश चुराई, और ना सिर्फ चुराई बल्कि पीड़ित की पत्नी को, जो लाश की थी, जो व्यक्ति मर गया था उसकी पत्नी को फ़ोन करके उस लाश की एवज में फिरौती मांगी, और फिरौती मांगने के बाद वो पकड़े गए। बात अगर करें तो मशहूर जो अभिनेता रहे, हास्य अभिनेता कह लीजिए, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर चार्ली चैपलिन साहब। तस्वीरें हम 2 दिखा रहे हैं, एक जब उनका 88 में निधन हुआ था उस वक्त की है, और एक जब उन्होंने अभिनय के दम पे, मूक अभिनय के दम पे कॉमेडी को इतना मशहूर कर दिया दुनिया भर में कि लोग तालियां एक तरह से बजाने पे मजबूर कर देते थे चार्ली चैपलिन साहब। 25 दिसंबर 1977 को चार्ली चैपलिन साहब का निधन हुआ जीवन जी, और उनके शव को जेनेवा में एक झील के पास दफनाया गया। लेकिन दफनाने के बाद 3 महीने के भीतर इनकी डेड बॉडी वहां से चुरा ली और किसी को पता तक नहीं चला। पता तब चला जब चार्ली चैपलिन की पत्नी को एक फ़ोन आया, और फ़ोन करने वाले व्यक्ति ने यह कहा कि उसे अगर अपने पति की लाश चाहिए तो उसे 4 लाख पाउंड की रकम देनी पड़ेगी।
अब चार्ली चैपलिन की पत्नी सोचने लगी कि ये किस तरह का मामला है, और वो तो दफना चुके हैं। जब वहां गए तो देखा तो उनका तो पूरा कॉफिन ही गायब था जीवन जी। जी। और उसके बाद हड़कंप मचा, मामला पुलिस तक पहुंचा। बाद में पुलिस ने बुल्गारिया के 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया। अगर ये मामला देखें तो ये मई महीने में ये गिरफ्तारी हुई थी जीवन जी। और मई में जिस तरह से ये गिरफ्तारी हुई, 17 मई 1978 को ये गिरफ्तारी हुई थी। इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर दिया था, और दोनों लोगों ने जो डेड बॉडी थी या लाश जो चुराई थी, वो एक पास के एक जगह थी वहां पे स्विट्जरलैंड में, वहां पे उन्होंने ये दफन कर दी थी। नोविली ये जगह थी जहां पे इनकी लाश दफन की थी चार्ली चैपलिन की। पुलिस ने ढूंढ निकाली, फिर वो लाश उनकी पत्नी को सौंपी, और उसके बाद फिर से वो लाश को स्पुर्दे खाक किया गया था आज के दिन। और उसमें कंक्रीट का एक मजबूत, आप कह लीजिए कि लेंटर, एक मकबरा सा कंक्रीट का बनाया गया था, ताकि कोई फिर से लाश खोद के निकाल ना ले। लेकिन लाश चुराई गई थी 4 लाख पाउंड की वजह से। बाद में पुलिस ने इंटेरोगेट किया उन्हें, दोनों चोरों को, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पैसों के लालच में ये लाश निकाली थी वहां से, और उस पैसे से 4 लाख पाउंड जो मांगा गया था फिरौती का पैसा, बिजनेस शुरू करना चाहते थे अपना वो 2 चोर। ये किस्सा है लाश का जीवन जी। जी। दुष्यंत कुमार, छोटी सी गजल लिखी है इन्होंने, कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, इसका शीर्षक है। देखिए क्या लिखते हैं। कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं। वो सलीबों के करीब आए तो हमको कायदे कानून समझाने लगे हैं। एक कब्रिस्तान में घर मिल रहा है जिसमें तहखानों से तहखाने लगे हैं। मछलियों में खलबली है, अब सफीने इस तरफ जाने से कतराने लगे हैं। मौलवी से डांट खाकर अहले मकतब फिर उसी आयात को दोहराने लगे हैं। अब नई तहजीब के पेशे नजर हम, आखिरी शेर है जी, अब नई तहजीब के पेशे नजर हम आदमी को भून कर खाने लगे हैं। वर्तमान हालत है, आदमी को भून कर खाने लगे हैं। तो दुष्यंत कुमार की इसी गजल के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे, तब तक नमस्कार।